नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा पर आसमानी आफत की। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद से हर कोई सन्न रह गया है। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से आपदा के जख्म दे दिए हैं। आपदा के ऐसे जख्म अमरनाथ यात्रा के दौरान पहले भी मिले हैं, लेकिन इस तरह की जनहानि देखने को नहीं मिली थी। करीब 12 सालों की अगर बात करें तो 12 सालों में 3 बार इस तरह से बादल फटने की घटनाएं अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई, लेकिन जनहानि इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। अगर बात सबसे पहले 1969 की करें तो उस दौरान जरूर आपदा के जख्म गहरे थे, जनहानि भी ज्यादा हुई थी, लेकिन पिछले 12 सालों में इस तरह की आपदा का दंश अमरनाथ यात्रा के दौरान झेलने को नहीं मिला था। लेकिन अब हमारी सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार देवदूत बनकर राहत बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। सेना का हेलीकॉप्टर भी राहत बचाव के काम में जुटा हुआ है। हालांकि जब आपदा आई थी उसके बाद बादल फटने के बाद जब सैलाब आया था तो उसके बाद श्रद्धालुओं के टेंट भी उस सैलाब में बह गए थे। और अब जब आज सुबह की बात करें, शनिवार सुबह की, तो बारिश लगातार वहां पर हो रही थी, जिसकी वजह से राहत बचाव के कामों में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। जो सेना का हेलीकॉप्टर है, लैंडिंग से लेकर उड़ान भरने तक में दिक्कतें सामने आ रही थी। और जब इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं तो फिर राहत बचाव के जो काम होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन अब ताजा स्थिति क्या है, आगे किस तरह से राहत बचाव का काम किया जाएगा और ताजा अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी जुबैर यहां पर मौजूद हैं, जो सुबह से ही पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जुबैर, सुबह से ही आप पल पल की जानकारी जो है वो मुहैया करा रहे हैं। अभी जो ताजा जानकारी है वो क्या निकलकर सामने आ रही है? अमरनाथ यात्रा में ताजा जानकारी ये आ रही है कि हाल ही में अभी सेना के जवानों ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी भी 40 से 50 ऐसे लोग हैं जो वहां अभी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन हाल ही में अभी सेना के जवानों ने 5 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। और उधर से उपराज्यपाल ने भी कहा है कि इस आपदा के लिए जितनी भी 10 टीमों का बंदोबस्त किया गया है, 10 टीमें राहत बचाव का काम कर रही हैं और रेस्क्यू कर रही हैं, जिनमें से 2 मेडिकल की टीमें हैं और 2 डॉग स्क्वाड हैं, जो लगातार जितने भी लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है डॉग स्क्वाड टीम की वजह से। और जो लोग निकाले जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको मेडिकल मुहैया कराया जा रहा है। एक और मैं जानकारी आपसे चाहूंगा, दरअसल अमरनाथ यात्रा को जब ये हादसा हुआ था उसके बाद स्थगित कर दिया गया था, तो क्या अभी कोई जानकारी ये मिल पा रही है कि कब तक जो है यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी? क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से मौसम साफ हो और यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो सके। सरकार ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि यात्रा जब तक सुचारू रूप से चालू नहीं की जाएगी, जब तक का पूरा राहत बचाव का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक कि एक भी मौजूदा श्रद्धालु अगर फंसा रहता है, जब तक ये यात्रा स्थगित ही रहेगी, जब तक ये यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। जब तक सारा राहत बचाव का कार्य पूरा हो जाता है और जितना भी नुकसान पहुंचा है उसका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। अभी यात्रा कब तक शुरू हो पाएगी, इसको लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिन रास्तों से अमरनाथ यात्रा होकर के गुजर रही है, उसी रास्ते पर जो सैलाब आया है, इसकी वजह से राहत बचाव का काम प्रभावित ना हो, इसी के मद्देनजर यात्रा को स्थगित किया गया है। और अभी भी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 30 से 40 जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, वो अभी भी फंसे हुए हैं। बाकी 50,000 के करीब लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन उन लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है। बाकायदा सेना के जवान एक एक पत्थर हटाकर मलबे में कहीं कोई शव तो दबा हुआ नहीं है या फिर कोई घायल अवस्था में तो नहीं है, इसको लेकर के तमाम जानकारियां सेना के जवानों तक पहुंच सकें, वो एक एक बारीकी से पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जान को वहां पर बचाया जा सके। और सेना के जवान जब भी आपदा आती है, आपको केदारनाथ आपदा के जख्म याद होंगे या फिर आपको दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के जख्म याद होंगे, तो इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने कहीं ना कहीं जो हमारे सेना के जवान हैं वो देवदूत बनकर खड़े रहते हैं। जान की कीमत क्या होती है, किस तरह से जान को बचाना है, इसको लेकर के बाकायदा उनकी कुशल ट्रेनिंग होती है। और जब बात जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की आती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब दूसरी जगहों पर इस तरह के हादसे होते हैं तो वहां पर सेंटर से टीमें भेजी जाती हैं, लेकिन
क्या होता है कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी तो अमरनाथ यात्रा को लेकर के आतंकी अलर्ट पहले से था। इसके अलावा वहां पर किसी भी तरह की आपदा ना आए, क्योंकि मानसून सीजन है, प्राकृतिक आपदा का खतरा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में वहां पर फोर्सेस की तैनाती पहले से थी, तो सेंटर से टीम भेजने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब ऐसे में किस तरह से वहां पर सुरक्षा का काम चल रहा है, हमारे सहयोगी विश्वनाथ सिंह भी हमारे साथ में मौजूद हैं। विश्वनाथ, सुबह से आप भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये मन को झकझोर कर रख देती हैं। उत्तराखंड आपदा के जख्म हमने देखे थे, इससे पहले किस तरह से अमरनाथ में भी कई बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पर्वतीय इलाकों में जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां रहती हैं सेना के जवानों के सामने, कौन कौन सी वो मुश्किल परिस्थितियां रहती हैं, चाहे दुर्गम रास्तों की बात की जाए या फिर दूसरे, वो कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं जिनसे निपटना पड़ता है? जी बिल्कुल सोहन जी, अमरनाथ यात्रा के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में मतलब मौसम का कुछ कंफर्म नहीं होता है। मतलब इस यहाँ पे मौसम विभाग की कोई मतलब आंकड़े काम नहीं करते हैं कि यहाँ पे बारिश कब होनी है और यहाँ का मौसम कैसा रहेगा। तो इस बारे में उनको कोई मतलब अनुमानित बिल्कुल पहले से अनुमान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें कहीं ना कहीं सामने आती हैं, और ऐसे में राहत बचाव के कामों में दिक्कतें बहुत सारी सामने आती हैं। हमारी सहयोगी सपना वर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, लगातार जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो पल पल की अपडेट से बाखबर रहती हैं, ताकि वो पूरी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। सपना, आपने भी पूरी खबर पर जो है वो नजर लगातार बनाए हुए हैं। जम्मू, इस पूरे घटनाक्रम को देखें, अगर बादल फटता है, उसके बाद सैलाब आता है, टेंट तक बह जाते हैं। जो श्रद्धालु रहते हैं, जो अमरनाथ यात्रा पर दूर सुदूर से यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है पिछली बार अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकी, तो ऐसे में श्रद्धालु इंतजार भी ज्यादा कर रहे थे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की मनोस्थिति किस तरह की रहती है, क्योंकि जब इस तरह की घटना आपके सामने होती है, आंखों के सामने, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, तो किस तरह की मनोस्थिति रहती है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जब ऐसे हादसे होते हैं तो ऑब्वियसली किसी के भी घर से अगर कोई भी यात्रा के लिए जा रहा है और अगर वो इस हादसे का शिकार हो जाता है तो उनकी स्थिति समझना यही है कि वो बहुत दुख में है, पीड़ा में है। और जिनके लोग खो गए हैं या जिनके अभी तो लापता लोगों की संख्याएं भी अभी पूरी तरीके से उनका खुलासा नहीं हो पाया, कुछ लोग लापता हो गए, कुछ लोग घायल हो गए और कुछ की मौत भी हो गई है। मौत के आंकड़े लगातार नए नए सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो बचाव काम में है वो जुटी हुई है। जिस तरीके से जो हादसा हुआ है वो बेहद ही दर्दनाक है। इसको लेकर लगातार जो है सरकार की ओर से भी जो है अब कोशिशें की जा रही है, प्रशासन भी काफी अलर्ट हो चुका है। जिस तरीके से यात्रा को लेकर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मगर प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा के आगे किसी की नहीं चलती है। जिस तरीके से बादल फटा और उसमें जो लोग मारे गए उनके लिए काफी ज्यादा शोक व्यक्त करते हैं हम। किस तरीके से जो है उनके परिजनों की स्थिति का आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा जो कोविड की वजह से प्रभावित थी, इसका असर भी देखने को मिल रहा था, और यात्रा बंद होने की वजह से श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। श्रद्धालु ये चाहते थे कि वो जल्द से जल्द दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर सकें, इसलिए तैयारियां श्रद्धालुओं की ओर से पूरी की गई थी। श्रद्धालु जो चाह रहे थे उनके मन मुताबिक चल भी रहा था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मौजूद थी और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, और श्रद्धालु उस संख्या में पहुंच भी रहे थे। लेकिन अचानक बीच में जब इस तरह की दैवीय आपदा सामने आती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को झकझोर कर जरूर रख देती है। लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर के बात करें तो श्रद्धालुओं को झकझोर सकती है, लेकिन भगवान शिव के प्रति जो लोगों की आस्था है वो यहां पर देखने को मिलती है। किस तरह से बम बम भोले और शिव शंकर के जयकारों की गूंज अमरनाथ घाटी में सुनाई देती है, वो देखते बनती है। लेकिन इस बीच इस तरह की आपदा का होना कहीं ना कहीं झकझोर कर जरूर रख देता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और इनपुट हेड शोएब खान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी कुछ अहम जानकारियां लेंगे, क्योंकि शोएब खान जी जब कोई भी जानकारी देते हैं तो वो एकदम प्रमाणित होती है और पुख्ता जानकारी वो हम तक मुहैया कराते हैं। शोएब खान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शोएब जी, जब ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं आपने और हमने कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर जो प्राकृतिक आपदाओं का दंश भारत के जो पर्यटक स्थल हैं या फिर उत्तराखंड में हम अक्सर देखते हैं किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, मानसून सीजन में किस तरह के हालात वहां पर हैं, उन पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस तरह की घटना होना, क्योंकि 1969 में भी हुआ था,
300 के करीब श्रद्धालुओं की जान गई थी। 1996, 2010, 2015, पिछले साल और अब एक बार फिर से। पिछले साल तो इस वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ कि कोविड की वजह से यात्रा बंद थी, लेकिन अब जिस तरह से 16 लोगों की मौत हो गई है, अगर प्राकृतिक आपदाओं को देखें, पर्वतीय क्षेत्र को देखें, बचाव को लेकर के तैयारियां केवल की जा सकती हैं, आप एकदम से रोक लेंगे ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह की जो रणनीति है किस तरह की होनी चाहिए, चाहे अब बात आप आपदा प्रबंधन समितियों की करें या फिर दूसरे विभागों की करें, तो कैसे बचा जाए? देखिए सुन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अभी तक ना तो सरकार कुछ कर पा रही। जो सबसे बड़ी चीज़, बादल फटते क्यों है, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नमी वाले बादल जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वो उसके अंदर जो पानी की बूंदें होती हैं वो सब मिलती हैं, और उनकी डेंसिटी इतनी भार बढ़ जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ती है और फिर उसके बाद तेज़ बारिश होती, वो बादल जो है फटता है, और इससे जो है जान माल का नुकसान होता है। हमेशा से चला आया। आप उत्तराखंड का ही देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, आप जम्मू का देख लीजिए, जहाँ भी बादल फटेगा वहाँ जान माल का नुकसान ज़रूर ही होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जंगलों का कटान हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पर्यटन स्थल जो है वहाँ पर वाहनों की का आना जाना ज़्यादा हो गया है। जो उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ नियम बनाए थे कि बाहर के बिल्डर जो है हमारे यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो जंगल ज़मीन खरीदते, जंगल काटे, उन्होंने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। उस पर थोड़ा सा, लेकिन उनके हटने के बाद वो फिर हो गया। आप कहीं भी देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, जितने बिल्डर जा रहे हैं सारे जंगलात कट रहे हैं। कूड़ा कचरा जो होता हैगा उसको ओपन में जलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब बादल फटता भी, अभी ये जो घटना जो रात में हुई है अमरनाथ यात्रा की, इसमें भी काफ़ी लोग मारे गए हैं, अभी कुछ गुम भी हैं, एनडीआरएफ भी लगी है और आपका सेना भी लगी हुई है, प्रयास कर रही है, कुछ लोगों को बचाया भी गया जा चुका, कुछ लोग अभी गुम भी हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है सरकार को तो करना चाहिए, इसके साथ में इंसानों को भी आना चाहिए कि पेड़ पौधे आप ज़्यादा लगाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। बिल्कुल, आपसे मैं और भी जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। वो लाइनें कुछ इस तरह की हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर जोर लगाने की जरूरत क्या है, आखिर पत्थर को पानी बनाने की जरूरत क्या है, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इंसान जो है वो कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करता है तो उसी की वजह से इस तरह की आपदाएं सामने आती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुनिया के तमाम देश चिंतित नहीं है, और केवल ये भारत की ही परेशानी नहीं है। ग्लासगो में अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। कार्बन उत्सर्जन को जीरो कैसे करना है उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई थी, और भारत ने इस दिशा में अगर कामयाबी की तरफ अगर आप देखें तो भारत ने सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। आपको याद होगा इसी महीने से सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन कर दिया गया है, जो कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत माना जाता है। ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दुनिया के जो अमीर देश हैं उनसे ये अपील की थी कि जो आपने वादे किए हैं उन वादों को आप निभाइए, जो आपने गरीब देशों को मदद देने का वादा किया था उस मदद को आप दीजिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो सकारात्मकता बैठकों में देखने को मिलती है वो धरातल पर कब देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं किस तरह से अमरनाथ में ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये हादसा अपने पीछे कई जख्म जरूर छोड़ रहा है। हमारे सहयोगी जुबैर खान हमारे साथ में एक बार फिर से मौजूद हैं। जुबैर, पहले भी कई तरह की इस तरह की घटनाएं सामने हो चुकी हैं, अगर उन घटनाओं के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दे सकें। पहले भी जैसे कि अमरनाथ यात्रा में देखा गया था कि अमरनाथ इससे पहले भी ऐसी प्राकृतिक तबाही मचाई थी। इससे पहले 1969 की बात करें तो उस टाइम भी आपदा प्रबंधन ऐसी स्थिति आई थी कि बादल फट गया था और उस टाइम 100 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, और इसमें सबसे ज्यादा मौतें 1996 में हुई थी। 1996 में भी बादल फटने की अमरनाथ यात्रा से ऐसी खबरें सामने आई थी, और जिसमें 300 श्रद्धालु, सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है, जिसमें 300 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज की गई थी। उसके बाद 2015 में भी ऐसे बादल फटने की वहां से खबर सामने आई थी और बादल फटा था, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पहाड़ों का इलाका है और पहाड़ों में पता नहीं चलता, और मौसम विभाग भी नहीं बता सकता। पूर्ण अनुमान भी कभी कभार फेल साबित हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि अगर बादल फटते हैं तो 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की
दर्ज पे बारिश होती है। लेकिन अगर हम अभी के अमरनाथ यात्रा की बात करें तो हाल ही में 31 मिलीमीटर प्रति घंटे की ये दर्ज किया गया था और 31 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश हुई थी। और उसी तरीके से 2015 की अगर बात करें, 2015 में भी ऐसी आपदा आई थी जिसमें ज्यादा। अच्छा, और कोई अपडेट सामने आया है प्रशासनिक अधिकारियों ओर से किसी तरह का? अभी तक इस तरीके का कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल की शुरुआत में इस तरीके की बारिश अमरनाथ यात्रा में हुई थी, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। लेकिन अचानक ही वहां जितने भी मौजूदा श्रद्धालु थे, एक श्रद्धालु ने बताया कि वो अपने लंगर में चाय पी रहे थे, अचानक 10 मिनट में बादल का गरजना ज्यादा हुआ और मूसलाधार बारिश होने लगी और उससे पत्थर और मलबा बह के उनके लंगर तक पहुंच गया और उनको नुकसान पहुंचा। इस तरीके का अंदाजा मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अंदाजा लगाया था, लेकिन जहां वहां स्थानीय लोगों से पता लगा कि 10 मिनट के अंदर ही पानी का बहाव इतना तेज हो गया और इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई जिससे ये नुकसान ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। और अभी तक तो पहाड़ों पर कहीं ना कहीं जो मौसम है उसके बारे में पता करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मौसम की मार जब पहाड़ पर पड़ती है, कभी धूप पल में छांव, इस तरह के हालात वहां पर रहते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और अब मैं दिवाकर विक्रम सिंह जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, क्या सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि इस तरह के हादसे हमने पहले भी देखे हैं। कहीं ना कहीं इंसान ऐसे हादसों से सबक नहीं लेते हैं। अगर चाहे बात प्रशासनिक स्तर पर करें, चाहे बात आप राष्ट्रीय स्तर पर करें, विश्व स्तर पर करें, या फिर केवल एक इंसान की बात हो, इस तरह के हादसों से क्या सबक लेने? देखिए सोहन, हमारे सहयोगी शोएब खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वो है कि जो जलवायु में परिवर्तन है, उस परिवर्तन का और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, इसका सारा कुछ असर पड़ता है। ये प्राकृतिक प्रकोप किस तरीके से आते हैं, धार्मिक पक्ष एक होता है और इसके पीछे के जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका जो दुष्प्रभाव है वो यहाँ पर भी दिखाई दिया। और जैसा कि आप लोग बराबर अभी तक के डिस्कशन में ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस तरह की आपदा आई थी, अगर वो देखें, अमरनाथ की जो आपदा है वो बहुत ही ज्यादा हमको चौंकाने वाली है, इसलिए कि गुफा से कुछ ही दूरी पर इस तरीके से जो है फ्लो वो ज्यादा बढ़ रहा है। दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे ऐसा लगता है कि शायद अमरनाथ यात्रा को फिर से उसी स्तर पर सुचारू रूप से आगे चला पाना आसान होगा या संभव होगा, ये एक बड़ा सवाल है सोहन। और जैसा कि अभी आप जुबैर से भी पूछ रहे थे कि जो ताज़ा अपडेट है, वो उस ताज़ा अपडेट में अभी जो हमें वहाँ सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरे जब तक वो लोग जो अभी गुम हैं, और जो गुम हैं भगवान न करे कि ऐसा हो, वो इस स्थिति में है कि वो बहाव के साथ शायद ही वो मिल पाए, तो अपनों को खोजने की जो उत्कंठा है और वो जो व्यग्रता है वो एक बड़ा सवाल है। और इस तरीके से जिस तरीके से सेना या आप करें कि सुरक्षा बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना, उसके बाद उनका पुनर्वास करना, क्योंकि मौसम लगातार अभी खराब हो रहा है। जैसा कि सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 बराबर लगा हुआ है, स्टैंड बाई पर भी रखे गए हैं, तो इन स्थितियों में कोई भी बात जो है वो सामान्य स्तर पर अगर आने में और साथ ही साथ मौसम में जो बदलाव हो रहा है, तो सोहन बहुत मुश्किल है कि फिर से अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करा पाना। यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि मॉनसून सीजन है, सबको पता था मौसम किस तरह का रहता है और इसी सीजन में जो है यात्रा हर बार होती आई है, तो अब यात्रा अगर दोबारा शुरू नहीं होगी तो फिर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों को जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे में तो यात्रा अगर सुचारू रूप से शुरू नहीं होती तो ये तो प्रशासनिक फेलियर माना जाएगा। देखिए, दो कारण है। प्रशासनिक फेलियर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार और वहां के श्राइन बोर्ड की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों को उससे कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। लेकिन इस तरह की जो आपदा आई है उसके बाद जो ये रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है, एक पक्ष है, और उसके साथ जहां भी लोग फंसे हैं सोहन, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी एरिया है और कई ऐसे पड़ाव के बिंदु हैं वहां पर, और जो पड़ाव स्थल है वहां की व्यवस्था और लगातार मौसम का खराब होना, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना, सबको खोज लेना और फिर से सबको उस जगह से निकाल लेना, ये तीन बड़ी चुनौतियां हैं। जब तक ये तीन चुनौतियों का सामना नहीं कर लिया जाएगा, जितने संख्या में लोगों को वहां अभी भेजा जाना है उनको कैसे भेजा जाएगा। इसलिए सब कुछ जो है वो एक स्टैंड स्टिल की स्थिति आ गई है। उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई काम अभी बहुत आराम से
हो पाएगा जैसा कि श्रद्धालु चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगी है और ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें समय थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 दिन के पहले ये स्थिति सामान्य हो पाएगी। और तब उन परिस्थितियों में अगर मौसम इस तरीके से खराब न रहा तो फिर आगे सोचा जाएगा और नया जत्था जाने की इजाजत दी जाएगी। और उसके साथ साथ हम सोहन न भूलें कि वहां पर सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन दोनों मुद्दों को कनेक्ट करने की जरूरत है। ऐसे में ईश्वर करे कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन इतना सामान्य स्थिति फिलहाल बहाल होना बड़ा जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और 3 से 4 दिन अभी अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में लग सकते हैं, अगर अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो। क्योंकि अभी सबसे पहले अपनों को खोजना है, उसके बाद जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत की जरूरत भी कहीं ना कहीं होगी और दूसरी तरफ आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनका खतरा भी लगातार बना हुआ है। किस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो आपको एक बार फुल स्क्रीन में हम आपको दिखा देते हैं। मैं अपने पैनल टीम से चाहूंगा कि उन तस्वीरों को फुल स्क्रीन में दिखाया जाए। तो वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमरनाथ यात्रा पर आसमानी आफत किस तरह से पड़ी है वो भी हमने आपको दिखाया। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से बादल फटा था और सैलाब उमड़ा था वहां पर। इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं अमरनाथ गुफा के पास का वो जगह थी और ये तस्वीर जब सैलाब में टेंट बह गए थे, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये टेंट जो हैं वो श्रद्धालुओं के रहने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अचानक से ऊपर से सैलाब आता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। और अब 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से आपदा का दौर वहां पर शुरू हुआ था वो आप देख सकते हैं। बादल फटता है, सैलाब आता है और सैलाब में टेंट बह जाते हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से जो अमरनाथ यात्रा पर लोग वहां पर मौजूद हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं, लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई है। और चौथी तस्वीर में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपडेट क्या कुछ आ रही है, चंडीगढ़ में स्टैंड बाय पर एक N-32 एयरक्राफ्ट को रखा गया है। राहत और बचाव कार्य के चलते अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा करीब 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित पंजतरणी में भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शुक्रवार शाम को 5:30 पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। लापता 40 लोगों की तलाश जारी है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 48 घायल मिले हैं। अब तक 16 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। वायुसेना के 2 ALH ध्रुव, 2 Mi-17 V5 विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है। और वो उम्मीद कौन देता है? वो उम्मीद देती है भारतीय सेना, किस तरह से देवदूत बनकर सामने आती है। कोई भी आपदा आप ले लीजिए, केदारनाथ कि वो जख्म आज भी ताजा हैं। किस तरह से वहां पर सैलाब आया था और फिर देवदूत बनकर हमारी सेना के जवान वहां पर आए थे। कुछ उसी तरह की तस्वीरें अमरनाथ से भी सामने आ रही हैं। सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। एक महिला सेना के जवानों को सैल्यूट करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि सेना के जवानों को एक एक जिंदगी की कीमत पता है। उन्होंने एक एक जिंदगी यहां पर बचाई है। और ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर के अगर बात करें तो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में आपको बता देते हैं। एक तो पर्वतीय इलाका रहता है, दुर्गम स्थान यहां पर रहते हैं, रास्ते बहुत ही संकरे रास्ते रहते हैं। इंसान पैदल यहां पर चल नहीं सकता है आसानी से। आपने कुछ विजुअल्स में देखा भी होगा कि किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि अगर पैर फिसला तो फिर नीचे गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। दूसरी तरफ मौसम की मार अलग से पड़ रही है। वायुसेना की मदद आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि लगातार बारिश जो है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, जब भी खराब मौसम होता है तो हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग करना आसान नहीं होता है और खराब मौसम में उड़ान भरना भी बिल्कुल आसान नहीं होता है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना हमारे जवानों को, जिन्हें हम देवदूत मान रहे हैं, हमारे उन जवानों के लिए इन चुनौतियों से पार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये देवदूत हैं और जिंदगी की कीमत इन्हें पता है और हर जिंदगी को बचाना इन्हें बखूबी आता है। उम्मीद यही करेंगे कि जो लोग लापता हैं उन्हें सकुशल बचा लिया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उसके बाद
सभी बाधाओं को पार करते हुए अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से बाबा भोले के जयकारों के साथ में शुरू होगी। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।